यार कल ऑफिस में मेरे साथ ना एक बहुत ही अजीब और फ्रस्ट्रेटिंग वाकया हुआ। अच्छा, क्या हुआ? मतलब एक बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मीटिंग चल रही थी। हम्म। मैंने हफ्तों की रिसर्च के बाद अपना एक नया आइडिया प्रेजेंट किया और तभी एक कलीग ने बिना पूरी बात सुने एक बहुत ही कैजुअल और डिसमिसिव टोन में मेरे आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। ये तो बहुत अनोइंग होता है। बहुत ज्यादा। और मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आया कि मैंने भी बिना सोचे समझे तुरंत पलटकर उसे कुछ ऐसा कह दिया जो बहुत अनप्रोफेशनल था। ओह, फिर तो मीटिंग का माहौल खराब हो गया होगा। बहुत एकदम भारी हो गया यार माहौल। प्रोजेक्ट डिले हो गया और मेरा पूरा दिन बस उसी एक पल के रिग्रेट में बर्बाद हो गया। मतलब अक्सर ऐसा होता ना, कभी ट्रैफिक जाम में किसी ने ओवरटेक कर लिया या किसी ने कोई चुभने वाली बात कह दी और इंसान अपना आपा खो बैठता। हाँ, और पता है अक्सर हम यही मानकर चलते हैं कि हमारी लाइफ की जो दिशा है ना, वो हमारे बड़े फैसलों से तय होती है। जैसे कि कौन सा करियर चुनना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है। राइट, बड़े डिसीजंस। बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाकर देखें तो असलियत कुछ और ही है। हमारी लाइफ की ये जो छोटे छोटे ऑर्डिनरी मोमेंट्स होते हैं, जो बेहद सामान्य पल होते हैं, असल में यही तय करते हैं कि हमारी आगे की जिंदगी आसान होने वाली है या मुश्किल। मतलब वो एक रिएक्शन सब कुछ बदल सकता है। एग्जैक्टली। उस मीटिंग में आपका वो एक रिएक्शन, वो एक छोटा सा पल आपकी हफ्तों की मेहनत और प्रोफेशनल इमेज दोनों पर भारी पड़ गया ना। सही बात है। और मैं बाद में यही सोच रहा था कि मुझे पता है कि मुझे वहां शांत रहना चाहिए था, फिर भी मैं रिएक्ट कर गया। इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम शेन पैरिश की किताब क्लियर थिंकिंग के पन्नों को टटोलने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार किताब है इस टॉपिक पर। हाँ, और हमारा मेन मकसद ये समझना है कि आखिर इतने स्मार्ट पढ़े लिखे लोग भी कई बार इतने बेवकूफ़ी भरे फैसले क्यों लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि हम अपनी इस सोचने की प्रक्रिया को कैसे हैक कर सकते हैं ताकि हम इन गलतियों से बच सकें। तो चलिए उसी सवाल से शुरू करते हैं जो आपने अभी पूछा, कि जब हमें अच्छे से पता होता है कि गुस्सा करना या बिना सोचे रिएक्ट करना हमारे लिए ही नुकसानदायक है, फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं हम ऐसा? इसका सीधा सा जवाब हमारी बायोलॉजी में छिपा है। उस पल में जब आप मीटिंग में गुस्सा हुए तो असल में आप फैसले नहीं ले रहे थे। मतलब मेरा जो लॉजिकल दिमाग है वो उस वक्त पूरी तरह से शट डाउन हो चुका था। एकदम। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारे अंदर कुछ बायोलॉजिकल डिफॉल्ट्स पहले से फिट होते हैं। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो उनका सामना अक्सर खतरनाक जानवरों से होता था। तो वहां सोचने का टाइम नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। उस वक्त सोचने में टाइम वेस्ट करने का मतलब था सीधा मौत। सर्वाइवल के लिए तुरंत एक्शन चाहिए था। शेन पैरिश समझाते हैं कि आज भी हमारा दिमाग उसी पुराने हार्डवेयर पर चल रहा है। अरे बाप रे। हाँ, और इसमें सबसे पहला है इमोशन डिफॉल्ट। जब हमें कोई खतरा या बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और रीजनिंग का काम करता है, वो काम करना बंद कर देता है। अच्छा, और सर्वाइवल ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। एग्जैक्टली। ये बहुत लॉजिकल है यार। मतलब जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हमारा दिमाग आज के मॉडर्न ऑफिस में भी एक अग्रेसिव कलीग को एक जंगली शेर ही समझ रहा होता है। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। और ऐसा सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता। इसका एक बहुत ही क्लासिक और दिल तोड़ने वाला एग्जाम्पल है ओलंपिक शूटर मैथ्यू एमिन्स का। मैथ्यू एमिन्स, अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? एमिन्स अपने खेल में इतने माहिर थे कि वो एथेंस ओलंपिक्स में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाले थे। फाइनल राउंड चल रहा था। उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल सा शॉट मारना था। उन्होंने राइफल उठाई, परफेक्ट निशाना लगाया और फायर कर दिया। बुल्सआई। अरे वाह, फिर तो वो जीत गए होंगे आराम से। सच तो ये है कि उन्होंने निशाना एकदम सही लगाया था, लेकिन किसी और के टारगेट पर। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इतने बड़े लेवल का एथलीट अपना ही टारगेट कैसे भूल सकता है? क्योंकि उस वक्त वो पूरी तरह इमोशन डिफॉल्ट के शिकार हो गए थे। एमिन्स ने बाद में बताया कि आमतौर पर वो फायर करने से पहले हमेशा अपने स्कोप से टारगेट के ऊपर लिखा नंबर चेक करते थे। जो कि एक बेसिक रूल होगा। हाँ, लेकिन उस फाइनल शॉट के वक्त वो इतने नर्वस थे, उनके अंदर एड्रेनलिन का लेवल इतना हाई था कि उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने धड़कनों को शांत करने पर था। उनका दिमाग इमोशनल ओवरड्राइव में था। और लॉजिकल ब्रेन ने वो नंबर चेक करने का सिग्नल ही नहीं दिया। बिल्कुल। उनका सालों का प्रोग्रेस, उनका गोल्ड मेडल उस एक इमोशनल पल में जीरो हो गया। यार, ये तो सच में डराने वाला है कि कैसे आपकी बायोलॉजी आपके सालों के फोकस को एक सेकंड में हाईजैक कर सकती है। हाँ, बहुत डरावना है। लेकिन चलिए
ये तो हुई डर या घबराहट की बात, पर मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा एक ट्रिगर है जो हमारे सोचने की ताकत छीन लेता है। जैसे मेरे साथ मीटिंग में हुआ, जब कोई हमारी अहमियत पर सवाल उठाता है। क्या बायोलॉजी में इसे भी कोई डिफॉल्ट माना गया है? हाँ, और उसे शेन पैरिश ईगो डिफॉल्ट कहते हैं। हम इंसान नेचुरली एक सोशल हायरार्की या पदानुक्रम में दुनिया को देखते हैं। पुराने समय में जो कबीले में ऊपर होता था, उसे सबसे अच्छा खाना और सुरक्षा मिलती थी। सही बात है। तो जब कोई हमारे स्टेटस या हमारी सेल्फ इमेज को ठेस पहुंचाता है, तो हमारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है। ये भी एक तरह का सर्वाइवल रिस्पॉन्स ही है। लेखक अपनी लाइफ की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी शेयर करते हैं इसके बारे में। अच्छा, क्या कहानी है? जब वो 16 साल के थे और एक ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे, तो वहाँ एक कस्टमर आता था जो हमेशा स्टाफ से बदतमीजी करता था। वो अपनी फैंसी कार इलीगल पार्किंग में खड़ी करता और सब पर चिल्लाता। स्टाफ ने उसका नाम मिस्टर रोलेक्स रख दिया था। ऐसे लोग तो हर जगह मिल ही जाते हैं यार, जिन्हें अपने पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड होता है और दूसरों को नीचा दिखाना अपना हक समझते हैं। बिल्कुल। तो एक दिन वो मिस्टर रोलेक्स लाइन में खड़ा था और उसने लेखक पर चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, ये रोलेक्स अपने आप पैसे नहीं भरती। उस दिन लेखक का ईगो हर्ट हो गया। फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने पलटकर उस आदमी को कुछ ऐसा तीखा जवाब दिया कि उसे सबके सामने नीचा देखना पड़ा। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि लेखक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने सही किया ना। ऐसे बदतमीज इंसान को जवाब तो मिलना ही चाहिए। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जब हम रिएक्ट करते हैं तो असल में हम सोच नहीं रहे होते। हम बस एक जानवर की तरह अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर काम कर रहे होते हैं। ओह, मतलब वो एक रिएक्शन था, रिस्पॉन्स नहीं। एग्जैक्टली। उस वक्त लेखक को लगा कि उन्होंने उस आदमी को नीचा दिखाकर दुनिया की हिरार्की में अपना स्टेटस बढ़ा लिया है। उन्हें जीत वाली फीलिंग आई, लेकिन असलियत क्या थी? वो बेरोजगार हो गए थे। फीलिंग राइट और बीइंग राइट में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल। ईगो हमें उस पल में सही महसूस तो करा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा भारी नुकसान करवाता है। एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बिल्कुल क्रिकेट के उस मैच की तरह है जहां एक टॉप क्लास बैट्समैन एक अच्छी बॉल पर अपनी तकनीक की कमी से आउट नहीं होता। हाँ, वो आउट होता है क्योंकि सामने वाली टीम ने उसे स्लेज किया, उसका ईगो हर्ट हुआ, और फिर वो बॉल को नहीं बल्कि अपने ईगो को खेलते हुए एक खराब इमोशनल शॉट खेलकर अपना विकेट दे बैठता है। क्या बेहतरीन एनालॉजी दिया आपने। एकदम ऐसा ही होता है। वो बैट्समैन उस पल में क्रिकेट नहीं खेल रहा होता, वो अपनी बायोलॉजी के हाथों की कठपुतली बन जाता है। यार, तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये डिफॉल्ट्स हमारी बायोलॉजी में इतनी गहराई से फिट हैं, तो हम इनसे बचें कैसे? क्योंकि सिर्फ ये सोचना कि अगली बार मैं कंट्रोल करूंगा, ये काम नहीं आता। बिल्कुल काम नहीं आता। मीटिंग में जाने से पहले मैंने भी यही सोचा था कि मैं शांत रहूंगा। विल पावर तो उस वक्त एकदम हवा हो जाती है। क्योंकि विल पावर आपके फोन की बैटरी की तरह होती है। आप इसे दिन भर इस्तेमाल करते हैं और एक टाइम के बाद ये ड्रेन हो जाती है। विल पावर धोखा देती है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? हमें अपने दिमाग में कुछ मजबूत सिस्टम बनाने होते हैं, और इसमें सबसे पहला कदम है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यानी अपनी जिम्मेदारी खुद लेना, और दूसरा है एग्जाम्पलर, यानी रोल मॉडल्स चुनना। मतलब हमें ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हों। हाँ, जैसे मशहूर इन्वेस्टर चार्ली मंगर का उदाहरण लेते हैं। उनका एक पर्सनल रूल है। क्या रूल है? वो कहते हैं कि मैं किसी भी मुद्दे पर तब तक अपनी राय नहीं रखती जब तक कि मैं सामने वाले का तर्क उससे भी बेहतर तरीके से न समझा सकूं। ओह, अच्छा। मतलब बहस करने से पहले सामने वाले के पॉइंट को इतनी गहराई से समझना कि आप खुद उसके वकील बन सकें। यार, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे की साइंस समझिए। जब आप सामने वाले के तर्क को उसी के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने ईगो डिफॉल्ट को बाईपास कर रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को स्लो डाउन कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप अपने दिमाग के लॉजिकल हिस्से को एक्टिवेट होने का टाइम दे रहे होते हैं। यही क्लियर थिंकिंग की शुरुआत है। और इस किताब में एक बड़ी कमाल की तकनीक बताई गई है जिसे पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? दिमाग में? हाँ, आप अपने दिमाग में वॉरेन बफे, स्टीव जॉब्स, चार्ली मुंगर या इतिहास के किसी भी महान व्यक्ति की एक काल्पनिक बोर्ड मीटिंग बैठा सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल डिसीजन लेना हो या कोई आपको उकसा रहा हो, तो रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकें और सोचें कि अगर मेरी जगह मेरे इस बोर्ड के लोग होते तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। एग्जैक्टली। यार, ये तो बहुत ही पावरफुल है। मतलब अगर मेरे आसपास चाय की टपरी पर गॉसिप करने वाले लोग हैं जो हर छोटी बात पे भड़क जाते हैं, तो मेरा माइंडसेट भी वैसा ही होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन अगर मैं इन महान लोगों को अपने दिमाग में बैठा लूं,
तो ये एक कॉग्निटिव एंकर की तरह काम करेगा। मतलब ये सिर्फ दिमाग का एक वीआईपी लाउंज नहीं है, बल्कि ये मुझे मेरे ऑटोमेटिक इमोशनल डिफॉल्ट से बाहर खींचने का एक टूल है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब दिमाग में स्टीव जॉब्स या मुंगेर बैठे होंगे तो मैं फालतू के झगड़ों में पड़ूंगा ही नहीं। हाँ, आप अपने रोल मॉडल्स की इमेजिनरी प्रेजेंस से अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को उस लेवल तक उठा लेते हैं जहाँ छोटी मोटी बातें आपको ट्रिगर ही नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यार। क्या? मान लीजिए मैंने अपने दिमाग में महान लोगों को बिठा लिया, लेकिन आखिरकार मैं एक इंसान हूं ना। मुझे भूख लगती है, थकान होती है, ऑफिस का स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजी में जिसे हॉल्ट कहते हैं, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। जब इंसान उस स्टेट में होता है तब ये साला वीआईपी लॉन्च काम करना बंद कर देता है। थके हुए दिमाग को कोई चार्ली मुंगेर याद नहीं आता। इन स्थितियों से कैसे निपटें? बहुत ही वाजिब बात है। जब हम भूखे होते हैं, नींद पूरी नहीं होती या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे कमजोर स्थिति में होता है। तो मतलब बायोलॉजी पूरी तरह हावी होती है। हाँ, उस वक्त बायोलॉजिकल डिफॉल्ट्स का कंट्रोल 100% हो जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अपनी विल पावर पर बिल्कुल भरोसा मत करो, इसके बजाय सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा कवच बनाओ। ये सेफगार्ड्स कैसे काम करते हैं? इसका सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीका है ऑटोमेटिक रूल्स फॉर सक्सेस। यानी हर बार किसी नई सिचुएशन में नया फैसला लेने की जो एनर्जी खर्च होती है, उसे बचाने के लिए एक कड़ा नियम बना लेना। कोई एग्जाम्पल है इसका? नोबेल प्राइज विजेता डैनियल काहनेमन का एक बहुत ही शानदार नियम है। उन्हें पता था कि वो अक्सर सोशल डिफॉल्ट्स के शिकार हो जाते हैं, यानी लोगों को खुश करने के दबाव में वो फोन पर ही किसी भी काम के लिए तुरंत हाँ बोल देते थे और बाद में पछताते थे। अरे, ये तो मेरी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी कलीग कुछ एक्स्ट्रा काम बोलता है और मैं उस ऑकवर्ड साइलेंस से बचने के लिए तुरंत हाँ कह देता हूँ। तो काहनेमन ने इसका एक साइंटिफिक हल निकाला। उन्होंने एक नियम बना लिया, वो फोन पर कभी भी किसी भी रिक्वेस्ट के लिए तुरंत हाँ नहीं बोलते। तो क्या बोलते हैं? फिक्स जवाब होता है, मैं सोचकर बताऊंगी बस। ये रूल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बायोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। ये उन्हें एक टेम्पोरल गैप या समय का एक अंतराल दे देता है। मतलब सोचने का टाइम मिल जाता है। हाँ, इससे उनका फैसला दिमाग के फास्ट और इमोशनल हिस्से से निकलकर स्लो और लॉजिकल हिस्से में चला जाता है। शेन पेरिश का मानना है कि असल में समस्या ये नहीं, बल्कि ये है कि हम हर बार उस मुश्किल सिचुएशन में नया फैसला लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जबकि हमें एक पक्का नियम बना लेना चाहिए ताकि उस वक्त हमें सोचने की नौबत ही ना आए। यार, ये तो बिल्कुल वैसा है कि अगर मैं सोचूं कि मैं हफ्ते में 3 दिन जिम जाऊंगा, तो मैं रोज सुबह उठकर अपने ही दिमाग के साथ नेगोशिएट करूंगा कि आज जाऊं या नहीं, आज मौसम कैसा है। बिल्कुल, और आप थक जाएंगे सोच सोचकर। हाँ, और इस डिसीजन फिटीग में मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नियम बना लूं कि मुझे रोज जाना ही है, तो फैसला करने का वो ड्रामा ही खत्म। यही तो सीक्रेट है। जब आप ऑटोमेटिक रूल्स बना लेते हैं, तो आप फैसले ले नहीं रहे होते, आप बस अपने बनाए हुए सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग असली और बड़े फैसलों के लिए फ्री हो जाता है। ठीक है, तो हमने अपने बायोलॉजिकल डिफॉल्ट्स को समझ लिया, एक अच्छा पर्सनल बोर्ड भी बना लिया और कुछ ऑटोमेटिक रूल्स भी सेट कर लिए। लेकिन जब बात असली दुनिया में डिसीजन मेकिंग की आती है, तो क्या हर छोटे बड़े फैसले के लिए इतना सारा मेंटल वॉक करना जरूरी है? इसमें तो इंसान एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा। हर फैसले को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। लेखक समझाते हैं कि फैसलों को मुख्य रूप से 2 पैमानों पर मापा जा सकता है। पहला कंसिक्वेंसेस यानी नतीजे कितने बड़े हैं, और दूसरा रिवर्सिबिलिटी यानी क्या उस फैसले को पलटा जा सकता है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। वो फैसलों को नतीजों और पलटे जाने की क्षमता पर बांटते हैं। हाँ, और इसके आधार पर उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है, ASAP और ALAP। पर प्रैक्टिकली हम ये कैसे तय करें कि किस फैसले में कितना वक्त देना है? पहला रूल है ASAP, as soon as possible। अगर कोई फैसला ऐसा है जिसके नतीजे बहुत बड़े नहीं हैं, और सबसे ज़रूरी बात, अगर गलती हो भी जाए तो उसे आसानी से पलटा जा सकता है, तो वहाँ तुरंत फैसला लें। मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है वहाँ? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा सोच विचार में समय बर्बाद न करें। जैसे आप जिम गए हैं, 2 मशीनें खाली हैं, कौन सी इस्तेमाल करनी है, बस कोई भी एक चुन लीजिए। अगर आप सोचने में टाइम लगाएंगे तो कोई और आकर मशीन ले लेगा। इसे रिवर्स करना आसान है। मेक सेंस। और दूसरा? दूसरा है ALAP, as late as possible।
अगर फैसला ऐसा है जिसके नतीजे आपकी जिंदगी या बिजनेस को पूरी तरह बदल सकते हैं और जिसे एक बार लेने के बाद पलटा नहीं जा सकता, जैसे कौन सा करियर चुनना है या अपनी कंपनी बेचनी है या नहीं, तो जितनी देर हो सके उतनी देर तक जानकारी जुटाएं। मतलब डिसीजन को होल्ड पे रखना है। हाँ, अपनी ऑप्शंस को खुला रखें। जब तक फैसला लेना एकदम जरूरी न हो जाए तब तक सीखते रहे और फैसले को होल्ड पे रखें। लेकिन जानकारी जुटाने की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना। ALAP के चक्कर में तो इंसान कभी फैसला ही ले नहीं पाएगा। बहुत सही सवाल है, और इसीलिए ALAP के साथ एक और सेफ्टी वॉल्व जुड़ा है, स्टॉप, फ्लॉप, नो नियम। आपको जानकारी जुटाना तब बंद कर देना चाहिए जब इन 3 में से कोई एक चीज हो जाए। ये स्टॉप क्या है? पहला स्टॉप, जब आपको कोई भी नई और काम की जानकारी मिलनी बंद हो जाए और आप बस एक ही लूप में घूम रहे हो। और ये फ्लॉप क्या है? फ्लॉप यानी फर्स्ट लूज एन अपॉर्चुनिटी, जब आपको लगने लगे कि फैसले को और ज्यादा टालने से आप कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए खो देंगे, तब तुरंत फैसला लें। समझ गया। और नो? और तीसरा है नो, जब आपके सामने कोई ऐसा एकदम क्लियर फैक्ट या सच आ जाए जो बता दे कि सही रास्ता कौन सा है, तब और सोचना बंद कर दें। यार देखा जाए तो हम इंसान अपनी आम जिंदगी में इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। कैसे? हम नेटफ्लिक्स पर कौन सी फिल्म देखनी है जो कि पूरी तरह से ASAP वाला फैसला है। फिल्म बोरिंग हुई तो 5 मिनट में बंद कर सकते हैं। उस डिसीजन में हम आधा घंटा लगा देते हैं क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और करियर चुनना हो या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो जो कि ALAP होना चाहिए, वो हम किसी दोस्त के कहने पर 5 मिनट में ले लेते हैं क्योंकि वो फैसले हमें डराते हैं। यही तो हमारे दिमाग की सबसे बड़ी विडंबना है। हम जहां हमें ASAP लागू करना चाहिए वहां ALAP करते हैं, और जहां ALAP करना चाहिए वहां ASAP कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। बड़े फैसलों का प्रेशर दिमाग को पसंद नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से कोई भी ऑप्शन चुनकर फ्री होना चाहता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपने ही दिमाग से कैसे खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक थॉट आ रहा है। बताइए। हमने डिसीजन मेकिंग के इतने सारे टूल्स और फ्रेमवर्क्स तो सीख लिए, पर मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा हूँ, मैं हर सीढ़ी बहुत सोच समझ कर चढ़ रहा हूँ, पर आखिर में मुझे पता चले कि वो सीढ़ी ही गलत दीवार पर टिकी थी, तो ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। ये सारे डिसीजन मेकिंग टूल्स, ये सारे फ्रेमवर्क्स बिल्कुल बेकार हैं अगर आप उस दिशा में दौड़ रहे हैं जहां आपको आखिर में जाना ही नहीं है। वही तो। सही फैसला वो नहीं है जो सिर्फ लॉजिकल हो। सही फैसला वो है जो असल में सही चीजों के लिए लिया जाए। इस किताब का आखिरी हिस्सा इसी बारे में है, वांटिंग व्हाट मैटर्स, यानी असल में क्या मायने रखता है। ये माइंडसेट थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आज की दुनिया में तो हर किसी का डिफॉल्ट गोल सक्सेस, पैसा और स्टेटस ही होता है। तो फिर असल में क्या मायने रखता है? इसे समझने के लिए लेखक चार्ल्स डिकेंस के एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर एबेनेज़र स्क्रूज का उदाहरण देते हैं। अच्छा, क्या स्टोरी है उनकी? स्क्रूज ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दौलत और पावर कमाने में लगा दी। उसने वो सब कुछ पा लिया जिसे दुनिया सक्सेस कहती है, लेकिन जब उसे एक सपने में अपने भविष्य का विजन दिखा तो उसने देखा कि उसकी मौत पर लोग खुश हो रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत डार्क है। हाँ, उसके पास पैसा था लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उससे प्यार करता हो। असल सफलता बाहरी अचीवमेंट या बैंक बैलेंस में नहीं है। तो क्या हम बस एक इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं? एक साइंटिफिक टर्म है हेडोनिक ट्रेडमिल। हमारा दिमाग इस तरह डिजाइंड है कि वो किसी भी चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। मतलब खुशी टिकती नहीं है। बिल्कुल, हम एक हैप्पी व्हेन मेंटालिटी में जीते हैं। बस एक प्रमोशन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, बस वो बड़ी गाड़ी आ जाए तो लाइफ सेट है। हाँ, ऐसा ही लगता है हमेशा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, दिमाग का डोपामिन लेवल वापस नॉर्मल हो जाता है और खुशी कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। हम फिर से उस ट्रेडमिल पर अगली चीज के पीछे भागने लगते हैं। यार मतलब हम लाइफ को एक रेस समझ रहे हैं, बिना रुके दौड़ रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि इस रेस की फिनिश लाइन है कहाँ। तो इस ट्रेडमिल से उतरने का तरीका क्या है? इसके लिए एक एंशिएंट फिलॉसफी है, मोमेंटो मोरी, जिसका मतलब है अपनी मौत को हमेशा याद रखना। ये सुनने में थोड़ा डार्क लग सकता है, लेकिन ये बहुत लिबरेटिंग है। मौत को याद रखना लिबरेटिंग कैसे हो सकता है? स्टीव जॉब्स का उदाहरण लेते हैं। वो हर सुबह उठकर शीशे में खुद को देखकर एक सवाल पूछते थे कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज भी वही काम करता जो मैं आज करने जा रहा हूं। वाह,
और जब लगातार कई दिनों तक इसका जवाब ना होता था तो वो समझ जाते थे कि कुछ बदलने का वक्त आ गया है। मौत का ख्याल ही वो इकलौती चीज है जो हमारे ईगो और दुनिया के दिखावे को खत्म करके हमें ये बताती है कि हमारे लिए सच में जरूरी क्या है। सच कहूं तो आज की इस बातचीत ने मेरे सोचने का तरीका काफी बदल दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब तक ऑटो पायलट पर चल रहा था। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही चलते हैं। लेकिन मैं कल सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करने वाला हूं कि मैं अपनी लाइफ में डैनियल kahneman वाला वो टेम्पोरल गैप रूल इंप्लीमेंट करूंगा। बहुत बढ़िया। अब से फोन पर तुरंत किसी चीज के लिए ऑकवर्ड होकर हाँ नहीं बोलना है। मैं सोचकर बताऊंगा, ये मेरा नया डिफॉल्ट जवाब होने वाला है। मुझे लगता है इससे मेरा आधा स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल शुरुआत है। और मैं अपनी कल सुबह की कॉफी के साथ अपने दिमाग की उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली मीटिंग को फिक्स करने वाली हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, मैं लिटरली एक लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे किन किन लोगों के विजडम को अपने फैसलों में शामिल करना है ताकि मैं अपने इमोशनल डिफॉल्ट से बाहर आ सकूं। ये भी कमाल का आइडिया है। तो इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते सच में ये सोचने वाली बात है कि अगर कल किसी की भी लाइफ का आखिरी दिन हो तो क्या वो इंसान आज वही कर रहा होता जो वो इस वक्त कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने फैसलों और अपनी दौड़ पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है।